हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए तृतीय सेमेस्टर के का पहला यूनिट मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने से पहले मैं कुछ एक जरूरी बातें कहना चाहता हूँ कि आप प्राचीन भारत का इतिहास के अध्ययन के सोर्स में देखा होगा कि फिर भी उसमें ऐतिहासिक ग्रंथों स्रोतों का कुछ अभाव सा दिखता है, लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के लिए हमें प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में हम प्रमुख रूप से 10 ग्रंथों का वर्णन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। इन ग्रंथों का अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के कौन कौन से साधन हैं। इनमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अध्ययन में ऐतिहासिक ग्रंथ तो प्रथम स्थान उनका है ही, उसके साथ साथ साहित्यिक ग्रंथ भी हैं जो संस्कृत भाषा में और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। इसके अलावा शासकों द्वारा लिखी गई आत्मकथा, उनके आदेश फरमान और मंत्रियों द्वारा लिखे गए अधिकारियों को पत्र इत्यादि सब हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अगर हम देखें तो पुरातात्विक स्रोतों में विभिन्न इमारतें, अभिलेख, स्मारक, किले, मुद्रा इत्यादि का हम जिक्र देख सकते हैं या स्रोत के रूप में वर्णन कर सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में ऐतिहासिक ग्रंथों का हमें बहुत बारीकी से या सावधानी पूर्वक जो है अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न सुल्तान जो हुए हैं इस काल में, उनके जो दरबारी इतिहासकार हैं या विद्वान लेखक हैं, वो उनकी कमियों की ओर जो है संकेत नहीं कर पाते, उनकी प्रशंसा में ही ज्यादातर चीजें लिखते हैं और उनका हिंदुओं के प्रति जो है व्यवहार पक्षपातपूर्ण है और हिंदुओं के प्रति अनुदार रवैया है। इन सब चीजों को हमें सावधानी पूर्वक अध्ययन करते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सोर्स में पहली यूनिट के अंतर्गत हम जो 10 ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, उनमें सबसे पहला ग्रंथ आता है तहकीके हिंद। इसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय के भारत के इतिहास को जानने का एक बहुत प्रमुख सोर्स है और यह बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से भी है, क्योंकि इससे जो है शॉर्ट नोट्स टाइप का भी आ सकता है, छोटे प्रश्न में टिप्पणी टाइप का भी आ सकता है, अलबरूनी पे एक अलग ही सवाल बन सकता है। तो ये बहुत ही इसका अध्ययन जो है सावधानी पूर्वक और डिटेल में करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तहकीके हिंद या इसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है, इसका लेखक अलबरूनी है। यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया है। अब इसमें इसका अलबरूनी का संक्षिप्त परिचय यह है कि 973 ईस्वी में खीवा में इसका जन्म हुआ था। जब महमूद गजनवी ने खीवा का अभियान किया था तो अलबरूनी को युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया और फिर बाद में महमूद गजनवी ने उसे अपने दरबार के विद्वानों में जगह दिया। जब अलबरूनी खीवा के शासक के संरक्षण में था, तभी उसने ज्योतिष शास्त्र, भारतीय दर्शन, संस्कृत इत्यादि का अध्ययन किया हुआ था। यहीं पर उसने यूनानी दर्शन का भी अध्ययन किया हुआ था। उसके वर्णन में प्लेटो का जिक्र मिलता है। अलबरूनी ने भारतीय राजनीति, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। भारतीय राजनीति के बारे में वर्णन करते हुए वह विशेष रूप से उत्तर भारत का वर्णन करता है। उत्तर भारत में गुजरात, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, मुंगेर इत्यादि का वर्णन करता है।
दक्षिण भारत का वह किसी भी दक्षिण भारत के किसी भी राज्य या किसी शासक का वर्णन नहीं करता है। वह भारतीय शासकों के बारे में लिखता है कि भारतीय शासकों में एकता का अभाव देखने को मिलता है। इतने विदेशी आक्रमण होने के बाद भी वह पारस्परिक रूप से एक नहीं हो सके। भारतीय समाज के बारे में लिखता है वह कि भारतीय समाज में जाति प्रथा की जो है जाति प्रथा की कठोरता थी और उनके जाति प्रथा की जो है कठोरता, जाति प्रथा के दुष्परिणाम इत्यादि का जिक्र करता है। वह लिखता है कि एक बार यदि कोई व्यक्ति जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था तो फिर पुनः उसे उसी जाति में सम्मिलित नहीं किया जाता था। भारतीय समाज में विद्यमान अछूत प्रथा का भी जिक्र करता है और अछूतों की दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन करता है। सामाजिक कुरीति के रूप में सती प्रथा का भी जिक्र करता है। वह भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र का वर्णन करते हुए कहता है कि भारतीय बहुत अभिमानी थे। वह अपनी भाषा, संस्कृति, देश को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनका मानना था कि उनकी भाषा, संस्कृति, देश जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। धर्म के बारे में वर्णन करते हुए लिखता है कि हिंदू मंदिरों, मूर्तियों, बौद्ध मठ, विहार इत्यादि का वर्णन करता है। वह लिखता है कि भारत में वैष्णव संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय था। प्राय सभी भारतीय मूर्ति पूजक थे। अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि भारत आर्थिक रूप से संपन्न देश था। वह यहाँ की मुद्रा व्यवस्था और नाप तोल प्रणाली का जिक्र करता है। अलबरूनी लिखता है कि भारत का आंतरिक व्यापार बाह्य व्यापार की तुलना में उन्नत था। भारतीय शासक अपनी प्रजा से उत्पादन का 1/6 भाग लगान के रूप में या भू राजस्व के रूप में वसूलते थे। दूसरा प्रमुख ग्रंथ है ताजुल मासिर। इस ग्रंथ की रचना हसन निजामी ने की थी। हसन निजामी का जन्म खुरासान के निसापुर में हुआ था। जब खुरासान पर मंगोल आक्रमण हुआ तो वह वहां से भागकर भारत आया। इस ग्रंथ में उसने 1191 ईस्वी से 1229 ईस्वी तक का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में प्रमुख रूप से उसने कुतुबुद्दीन के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया हुआ है। यद्यपि कहीं कहीं गोरी और इल्तुतमिश का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है या इनके काल की घटनाओं का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ में प्रमुख रूप से हसन निजामी ने युद्ध, उनके क्या कारण थे और उनके परिणामों की चर्चा करता है। लेकिन इस ग्रंथ में अगर कमी की बात की जाए तो हसन निजामी का ये मानना है कि दिनार और दिरहम नामक सिक्के कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाए थे। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी सिक्का नहीं चलाया था। फिर भी ताजुल मासिर उस समय के विशेष रूप से 1191 से 1229 ईस्वी तक की घटनाओं के बारे में जानने का एक प्रमुख स्रोत है। तीसरा है तबकाते नासरी। इस ग्रंथ का लेखक मिनहाज उस सिराज है। वह 1227 ईस्वी में सिंध पहुंचा। यहाँ पर उसे मदरसा ए फिरोज में अध्यापक का पद प्राप्त हुआ। बाद में उसे इल्तुतमिश ने अपने सेवा में ले लिया और फिर नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल तक जो है वह सेवा में रहा। इस ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम शासक हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा इस्लाम के उत्थान, खलीफाओं के शासक, भारत में तुर्कों के शासन का आरंभ, गजनी गौर वंश का इतिहास, मुसलमानी शासकों पर या राज्यों पर मंगोलों के आक्रमण के बारे में वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन देखने को मिलता है और मिनहाज उस सिराज ने इन घटनाओं की आलोचनात्मक व्याख्या की है। कमी है, अगर कमियों की बात की जाए तो इस ग्रंथ में
कुछ एक कमियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि मिनहाज उस सिराज का ये मानना था कि रजिया के पतन का कारण उसका स्त्री होना था, जबकि आधुनिक इतिहासकार इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं। फिर भी मिनहाज उस सिराज का वर्णन सत्य के स्पष्ट, विस्तृत और सत्य के निकट देखने को मिलता है। वह यानी मिनहाज उस सिराज काजी पद पर रहा, लेकिन उसमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। सुल्तानों इसके अतिरिक्त वह सुल्तानों, अमीरों के व्यक्तिगत जीवन, प्रेम प्रसंग, नागरिक जीवन और दरबार के षड्यंत्रों के बारे में भी इस ग्रंथ में वर्णन देखने को मिलता है। फिर चौथा विद्वान या इसके ग्रंथों की बात की जाए तो अमीर खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। यह यूपीपीसीएस और आईएएस की परीक्षाओं में या टीजीटी, पीजीटी, एलटी में अक्सर ये सवाल आ जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। इसने अमीर खुसरो ने अपना बलबन के काल से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक 6 सुल्तानों के संरक्षण में यह रहा। अमीर खुसरो विभिन्न सेनापतियों, दरबारियों के व्यक्तिगत संपर्क में रहा, जिससे उसका तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक स्थिति, धार्मिक वातावरण को समझने में उसको मदद मिली। खुसरो ने भारत में भ्रमण किया हुआ था। वह दक्षिण भारत में मलिक खुसरो के साथ भी या मलिक काफूर के साथ भी जो है दक्षिण के अभियान पे गया था। अमीर खुसरो ने कुछ प्रमुख ग्रंथ लिखे हुए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है किरान उस सादेन। इस ग्रंथ में कैकुबाद और उसके पिता बुगरा खां की पारस्परिक भेंट का वर्णन है और इसके अलावा दिल्ली नगर के वैभव और भारत की समृद्धि के बारे में वर्णन मिलता है। दूसरा ग्रंथ है मिफ्ताह उल फतूह। इस ग्रंथ में मलिक छज्जू के विद्रोह और जलालुद्दीन के सैनिक अभियानों का वर्णन या विवरण मिलता है। नूह सिपेहर। इस ग्रंथ में मुबारक खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों और भारत के पशु पक्षियों के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन मिलता है। अगला ग्रंथ है आसिक, गुजरात। इस ग्रंथ में गुजरात के शासक कर्ण की पुत्री देवल देवी और खिज्र खां के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय, मंगोलों द्वारा अमीर खुसरो का बंदी बनाया जाना और फिर उस वहां से भाग निकलना, उसका भी जिक्र मिलता है। यहाँ पर मंगोलों द्वारा अमीर खुसरो को बंदी बनाया जाना ये एक प्रमुख सवाल है, क्योंकि ये एक बार यूपीपीसीएस में और अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछा जा चुका है, तो इस पर भी ध्यान रहना चाहिए। तुगलकनामा। इस ग्रंथ में गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली सिंहासन प्राप्त करने का वर्णन मिलता है। विशेष रूप से खजान उल फतूह। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम 16 वर्ष के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के सैनिक अभियान का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला ग्रंथ है तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म शिक्षित और एक धनवान परिवार में हुआ था। बर्नी का परिवार विभिन्न दिल्ली सुल्तानों, उनके विभिन्न अधिकारियों के निकट संपर्क और इसके परिवार के ही लोग जो है विभिन्न दिल्ली सुल्तान के ऊंचे पदों पर रहे हैं, जिससे इसको दरबार के बारे में, शासन के बारे में निकट से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने उसे दरबार में सम्मानित स्थान दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के भी निकट संपर्क में रहा है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में फिरोज शाह तुगलक
उससे अप्रसन्न हो गया, जिससे इसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। अब इस आर्थिक संकट से उभरने के लिए ही ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा में 2 ग्रंथ लिखे, तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। अपने ग्रंथ यानी तारीख फिरोज शाही का आरंभ जियाउद्दीन बर्नी वहां से करता है जहां से शमसे तबकाते नासरी समाप्त होती है। इस ग्रंथ में शासन प्रबंध, राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक स्थिति, आर्थिक दशा आदि का वर्णन देखने को मिलता है। इस ग्रंथ की अगर कुछ कमियों की बात की जाए तो सुल्तान ने स्वयं जियाउद्दीन बर्नी ने स्वयं इस बात का जिक्र किया है कि वह सुल्तान के विरुद्ध लिखने का साहस नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त कुछ घटनाओं की तारीखें नहीं दिया हुआ है, उसने घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन नहीं किया हुआ है। और इतना ही नहीं, जियाउद्दीन बर्नी पर धार्मिक कट्टरता का दोष भी लगाया जाता है। इसे हम 2 प्रमुख उदाहरणों से देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के संबंध में वह कहता है कि हिंदू और काफिर वस्तुओं की चोर बाजारी करते थे। और यदि दूसरा उदाहरण देखें तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था चलाया था, सांकेतिक मुद्रा, तो उसी संदर्भ में फिरोज शाह जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। इस प्रकार वह हिंदुओं के प्रति अनुदार था। तारीख फिरोज शाही की रचना 1358 ईस्वी में की गई थी। इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रारंभिक 6 वर्षों तक का वर्णन है, यानी कहां से कहां तक, गयासुद्दीन तुगलक से लेके फिरोज शाह तुगलक तक के शासन की काल की के 6 वर्षों तक की घटनाओं का वर्णन है।